नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अली नासिर। जहाज़ जा रहा था, जब पहुँचा सुकून से मलेशिया तो उसे धर लिया, बोला नहीं जा सकते तुम, तुम्हारी किश्तें बाकी। तो PIA का जहाज़ वहाँ पर भी पकड़ में आ गया। यहाँ पर तो लोग जहाज़ बन के घूमते रहते हैं, उनको तो कोई पकड़ता नहीं, और बाहर के मुल्क में हमारे PIA के जहाज़ को पकड़ लिया। खैर ये सिलसिला हुआ। अब कहते हैं साहब कि हमें समझ नहीं आई, जैसे बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं आई कि अब इस जहाज़ का मामला क्या होगा। चलें अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये मसला जल्दी हल हो, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर हमारी जो है ना वो जग हसाई हो रही है, और जग हसाई की वजह कोई भी बने, माजी या मौजूदा हुक्मरान, हमें अपना मजाक नहीं बनाना चाहिए। वी शुड गेट मुझे आप लोग कहते हैं कि मैच्योर हो जाओ, संजीदा हो जाओ। यार ये क्या आप मुझे बताते रहते हो कि मैं मैच्योर हो जाऊं, संजीदा हो जाऊं? आप अपनी हरकतें तो चेक करो यार, हरकतें चेक करो। एक साथ पूरे पाकिस्तान की बिजली गायब, हरकतें चेक करें आप, स्टैंडर्ड चेक करें आप। जहाज आपका दूसरे मुल्क के अंदर जो है वो जब्त हो जाता है। मतलब अपनी हरकतें, लेवल चेक करें अपनी हरकतों का। फिर आप मुझे कहते हैं कि यार मैं संजीदा हो जाऊं हैं? कभी कहते हैं पकड़ो, फिर कहते हैं छोड़ने के पैसे देंगे। पता है पहले इन्होंने कहा उसको, जो भी बंदा है उसका जो नाम है पता नहीं क्या, फ्रॉड स्ट्रीट किया, पता नहीं क्या नाम है, क्या कंपनी का क्या नाम है, आई डोंट नो, सॉरी गलती से मुंह से निकल गया यार, भाई माफ़ कर देना, पता लगा हमारे यार दावा कर दिया। आई टेक माई वर्ड्स बैक। पहले कहते हैं पकड़ो, फिर कहते हैं छोड़ने के, और फिर उसके बाद कहते हैं कि यार मैं संजीदा हो जाऊं, मैं संजीदा हो जाऊं। और भाई तुम संजीदा हो जाओ यार प्लीज़, तुम संजीदा हो जाओ। मुझे संजीदा होने का नहीं बताओ, आप लोग संजीदा हो जाओ, महरसल कौम आप संजीदा हो जाओ, हुकूमत आप संजीदा हो जाओ। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। मौजू की जानिब आता हूँ, जनाब आसिफ इनाम साहब, चेयरमैन एप्टमा साउथ जोन। वेलकम करता हूँ सर आपको शो। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। मैं इस चीज़ के ऊपर आपकी राय नहीं लूँगा कि वो जो रज़िया फंस गई गुंडों में, मेरा मतलब जहाज़ फंस गया वहाँ मलेशिया में, वो कैसे छूटेगा। मैं आपसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करूँ। मुझे ये बताइएगा सर कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए तो चलो हुकूमत ने अच्छी पेशरफ्त की है, इनको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी करना चाहिए और इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप बताएं कि जो हुकूमती इक़दामात पॉलिसी के लिहाज से लिए गए हैं, उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या हकीकी फ़ायदा हुआ है, इसके बारे में आप हमें तफसील दीजिए। जनाब बिस्मिल्लाह रहमान, इन्होंने जो तकरीबन तमाम इक़दामात लिए हैं, जो आपको याद होगा कि पिछली गवर्नमेंट के अंदर हम 4 साल से वो तय करके इंतज़ार करते रहे कि ये सब होगा, और हर दफ़ा यही होता था कि जी फ़लाँ साहब को तो एक्सपोर्टर से बड़ा प्यार है और फ़लाँ है, मगर मिलता कुछ नहीं था। तो अल्टीमेटली आपने देखा कि 25 अरब से गिर के एक्सपोर्ट 20 अरब आ गई और फिर 18 अरब की तरफ जा रहे थे। तो आखिरी मेरे ख्याल में जो तकरीबन 1 आध साल में उसको एड्रेस करके बामुश्किल 20 बिलियन या 21 बिलियन पे ख़त्म किया। तो इन्होंने ये किया है कि जो एनर्जी से रिलेटेड था कि रीजनली कम्पेटिटिव हो। एक तो ये कि आपके मुआहदे ही गलत हुए, जो आपकी हर चीज़ किराए की है। पहले आपको ये बता दूँ, वो जहाज़ किराए का था, और उस ज़माने में मुझे ये याद है जब आपने 15 का बताया है कि उस वक्त मैंने फाइनेंशियल टाइम्स में पढ़ा था कि डेल्टा एयरलाइन और बोइंग के किसी आदमी की शर्त लगी थी कि उसने कहा था 12 मिलियन या 14 मिलियन में जहाज़ ख़रीद लो 777। तो वो 7.5 में उसने ख़रीद के उससे शर्त जीती थी। तो अब आप ये देख लीजिएगा लीज़ कितने की होगी, वल्लाह आलम, वो चेक कर लीजिएगा। 7.5 मिलियन का टोटल जहाज़ उस ज़माने में बिक रहा था। खैर, अब इसी तरीके से हमारी भी जो सारी चीज़ें, $1 बिलियन का जो है वो ऑन ग्राउंड टर्मिनल लग रहा था, जो मतलब आपको पता है कि 2002 से मशल 1, मशल 2, 3, तो वो टोटल $3 बिलियन चाहिए था। उसके बदले GIDC लिया गया जो $7 बिलियन वसूल लिया। और खड़ा क्या है? किराए का जहाज़, किराए की जेटी, किराए की पाइपलाइन। तो सब चीज़ ही किराए की है, तो पता नहीं हम टैक्सी क्यों लेते हैं इस मुल्क में। लेकिन उन मालिक मकानों के अंदर सर किसी दिन ये मौजूदा शख्सियत भी चला जाएगा। नहीं, एक मौजूदा शख्सियत भी उन मालिक मकानों में से एक है, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन अभी बड़े मैंने सुना है ऐसे जैसे उनकी बात बड़ी मानी जाती है। वी शुड सी इट एज अ नेशन कि हमें इतना पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हमारी है, क्या चीज़ किराए की है। आप किराए की टैक्सी में बैठ के कोई बाहर खड़ा कर दे कि अब्बा मैं गाड़ी ले आया हूँ, तो उससे वो गाड़ी अब्बा की नहीं होगी, पैसे ले जाए अब्बा से, फिर वो टैक्सी वाला चला जाएगा थोड़ी देर में।
लेकिन मेरी और आपकी इस मौजू पर काफ़ी बात हुई। अब तो मैं कहूँगा एक दिहाई जितनी आधी आधी तो पक्की हो गई है। हाँ, आप पौनी दिहाई। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जनाबे वाला ये मुझे बताइएगा, ये जितने लोग कल्प्रेट्स हैं, चले मैं और आप नाम नहीं लेते, कभी कभी तो हमने जिक्र भी कर दिया उनका, लेकिन इन कल्प्रेट्स को असल में जो फिर बात उसी पर आ गई कि हमारे यहाँ तवानाई बहरान जो है वो रुकावट है, तो इन कल्प्रेट्स को कब पकड़ेंगे और लूटी हुई दौलत कब वापस आएगी, इस महवर के ऊपर आ जाते हैं। चलें, देखिए, तो बहसियत कौम ही हमें करना पड़ेगा। आप ये समझें कि कोई एक आदमी जो है वो कर ले या एक इदारे चंद कर लें, तो आप पहले अपना नेशनल कैरेक्टर देखें कि आर यू विलिंग टू डू दैट और नॉट। तो जब तक आप बहसियत कौम ही नहीं समझेंगे कि ये चीज़ हमें चाहिए, तो वो कैसे होगा। अब आप देखें कि कॉटन की पैदावार गिरते गिरते 55 लाख मेरे ख्याल में 56-57 पे ख़त्म होगी, जो पिछले साल से भी 20 लाख कम है। अब उसकी वजूहत हैं, हम डिस्कस करते हुए आज मेरे ख्याल में 5-7 साल हो गए। तो उसमें ये जाली सीड, जाली पेस्टिसाइड वो फैलता गया, वो कम नहीं हुआ। और अगर आप आज जो है वो कुछ जाली सीड पेस्टिसाइड पे चंद दिन पहले हाथ डाला तो बाकायदा इश्तेहार छपा के जी इनको हरासा ना करें। तो अब आपका जब हैसियत कौम ये एटीट्यूड होगा कि जी जाली सीड और पेस्टिसाइड को भी नहीं पकड़ना मगर हुकूमत सर्टिफाइड सीड भी दे, तो मतलब अब आप जब मुतज़ाद पूरे एरिया में रहेंगे तो ये हो नहीं सकता। आपने कहा पूरा ग्रे एरिया ही है। अब इसको जब तक हम मिनहसल कौम खुद को ठीक ना करना चाहें तो मामला ठीक नहीं होंगे। छोटी सी ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी करें। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। आसिफ इनाम साहब के साथ बात कर रहे हैं, चेयरमैन हैं एप्टमा साउथ जोन के। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि हुकूमत ने जो इकदाम लिए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, उसकी वजह से अच्छे जो हैं वो नताइज हमें मिल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात की है कि जो काम माजी में हो गए अब उनकी भरपाई जो है उनके सिलसिले में अब क्या करना है उसका लाहे अमल तय करना पड़ेगा मिन हैसल कौम। अब बात कुछ ऐसी है, आसिफ इनाम साहब की बात तो हम टेक्सटाइल पे शुरू करते हैं, लेकिन वो आपके और हमारे पसंदीदा शोबे तवानाई की जानिब आ जाती है। तवानाई के शोबे में मसले मसाइल कुछ इस नौइयत के हैं कि अभी तक वो हल हो नहीं पा रहे। उसको रेक्टिफाई करने के लिए कोई आपके ख्याल से कोई स्टेयरिंग कमेटी टाइप चीज़ नहीं बना लेनी चाहिए जिसमें अच्छे ताजिर सनतकार भी शामिल हो जाएँ स्ट्रेटजिस्ट के साथ साथ? क्या कहते हैं आप? जी, अगर आप मोतीवाला साहब का प्रोग्राम देखें, उन्होंने 10 मिनट का प्रोग्राम है, उन्होंने उस पर पूरा बताया है कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में 19% घर हैं अफराद जिनको गैस मिल रही है, और वो तकरीबन आप समझे कि ऑलमोस्ट 4 बिलियन के सिस्टम में सिर्फ इंडस्ट्री को जो है वो 250-300 मैक्सिमम 600 मिल रही है। तो जब आप ऑलरेडी तकरीबन 80-90% गैस डोमेस्टिक में यूज़ कर रहे हैं तो उस पर आप क्या तवानाई का, अब क्या कोई स्टीयरिंग कमेटी बनेगी कि जी मज़ीद जो है वो आप घरों को भी गैस ना दें? और अगर हमें सारे घरों को गैस देनी है तो पहले दुनिया से हम 10 अरब या 20 अरब 15 अरब क्यूबिक फुट गैस घरों में जलाएंगे। ये सब बातें तो हो चुकी हैं। ये मतलब ना पॉलिटिकल विल होगी ना इसका कोई सोल्यूशन है। नहीं, उसकी एक वजह है ना। देखें, आपने भी जो बात की, आपने बताया एक्चुअली गैसिफाइड इलाके तो कम होंगे लेकिन वो जीटी रोड के इर्द गिर्द है ना सर, और थोड़ा बहुत हिस्सा फिर उसका सिंध में आएगा और कुछ केपी में। तो बेसिकली बात ये कि ये लोग तो वोटर हैं, हुकूमत आएगी जाएगी इन लोगों की मदद से आएगी जाएगी। अगर इनकी गैस कम की तो वोट नहीं मिलेंगे। ये मसला है। गैस कम करने की नहीं है बात, कोई सोल्यूशन की है। आपने एज आ नेशन सोल्यूशन पूछा तो मैंने आपको बताया कि जी हम 3 अरब तो घरों में जला रहे हैं 19% पे, तो आप इसको पहले तो करें 5 गुना, तो उसका मतलब 15 अरब क्यूबिक फुट गैस तो पहले हमें घरों को, सारे घरों को कुछ करने के लिए चाहिए ना। और वो चाहिए भी हमें मतलब 75 सेंट की, जो दुनिया में कहीं है ही नहीं। तो इसका लिए मतलब काम तो हो रहे हैं, बट दीज नीड सोल्यूशन विद नेशनल कंसेंसस। वही मैंने आपको अगेन कहा कि भाई जो नेशनल लेवल की चीज़ें हैं वो तो नेशनल लेवल पे होगी कि कोई उस पर पॉलिटिक्स नहीं करे, और जो सोल्यूशंस करने वो मिसयूज़ या एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का उसको एक दफ़ा तयन करना चाहिए। भाई आखिर जो बाकी 80% है वो भी तो है ना, तो जिस तरीके से वो चल रहा है उसका कोई ऐसा सोल्यूशन निकले कि वो सबके लिए हो। ये बात आप 15 अरब तकरीबन क्यूबिक फुट पहले घरों में जलाएंगे, फिर उसके बाद इंडस्ट्री का नंबर आएगा तो पता 15 अरब के तो पैसे ही शायद नहीं हो।
नहीं देखें ना, इसमें तो देखें पास्ट की गवर्नमेंट्स नहीं बल्कि सारे के सारे पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया और इंटेलेक्चुअल्स भी जिम्मेदार हैं। नहीं, इसमें इंटेलेक्चुअल बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि 2005 में एक रिपोर्ट बनी, तकरीबन मैं तो समझता हूँ कि वो साजिशी थी, कि जिसमें उन्होंने तजवीज़ दी कि जी आप घरों को गैस दें और इंडस्ट्री को आप बेंचमार्क दे दें 80% पता नहीं कितने कितने, तो वो करें तो उनको आप गैस दे दें। तो वहाँ से इंडस्ट्री की गैस की एलोकेशन ही ख़त्म हो गई। अगर इंडस्ट्री को गैस आ रही होती है ना, तो किसी स्टेज पे घर और इंडस्ट्री का बैलेंस होता, बैलेंस वो 2005 और 6 मेरे ख्याल में अडॉप्ट हुई है वो पॉलिसी। उसके बाद आज तक 15 साल इंडस्ट्री पे तकरीबन सेमी बैन नहीं रहा है। सिर्फ अब जब LNG आई है तो वो बैन खुला है, जो इम्पोर्टेड LNG, जो इम्पोर्टेड गैस से, वरना उसके बाद आपने इंडस्ट्री को गैस ही नहीं दी 10-12 साल, तो आप कौन सी सनती तरक्की की बात इधर तो एहतसाब की भी ज़रूरत है ना। देखें हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट के नाम के ऊपर आपको पता है कि हमारे यहाँ 90 की दहाई से काम शुरू हो गया। इन्होंने ही जनाब पहले कहा कि जनाब इट्स चीपर फ्यूल टू यूज़ CNG, इट्स इंडिजिनस, इट्स इंडिजिनस, इट्स चीपर एंड मोस्ट ऑफ ऑल इट विल लीड टू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये हमने नहीं कहा, यह हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट के नाम पर हमें बताया गया। फिर हमने CNG किट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की बिलियंस ऑफ डॉलर्स। किसने? आम आवाम ने, क्योंकि पंप वाले का शायद उतना खर्चा नहीं होगा जितना मिनहसल कौम हम लोगों ने खर्च कर दिया। अब उसके बाद हमने ये रियलाइज़ किया कि गैस ख़त्म हो गई। तो सर इंटेलेक्चुअल्स का तो कसूर है ना, वो आप चाहे मेल इंटेंट उसे कह लें या आप उसे इग्नोरेंस कह लें, जो भी कह लें। मेल इंटेंट नहीं, मैंने आपको बताया ना कि 2003 में जिन इंटेलेक्चुअल्स ने ये इसको CNG को लेके आए थे, उन्होंने 2003 में ही कह दिया था कि मशल 1, मशल 2, मशल 3 तकरीबन ये 1-1 बिलियन के 3 प्रोजेक्ट्स जो है वो लगेंगे और 3 बिलियन क्यूबिक फुट जो है वो गैस इंपोर्ट होगी। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप 10-12% ऑफ ब्रेंट भी ले लें तो उसके ऊपर ये आपकी आधे दाम पड़ती है इससे क्रूड ऑयल से। तो पेट्रोल और क्रूड ऑयल में इटसेल्फ बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो आपको एज अ नेशन जो है बिलियंस ऑफ डॉलर बचने हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इफ़ यू इम्पोर्ट गैस वर्सेस क्रूड ऑयल, क्योंकि उसको रिफाइन की भी आपकी पूरी रिफाइनिंग की और हर चीज़ की कैपेसिटी भी यूटिलाइज नहीं बनानी नहीं पड़ती। तो आपके पास इतना एक्सटेंसिव नेटवर्क है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसकी इकोनॉमिक्स पे हम बहस नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि जब आपने एक चीज़ लेके चले तो उसके साथ जो उसके साथ रेलेवेंट चीज़ें बननी थी वो नहीं बनी। नहीं, लेकिन इसमें 2 ऑब्जेक्टिव थे ना सर, अगर आप याद करें तो इसमें सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन्होंने ये कहा था कि सेल्फ रिलायंस, इंडिजिनस एंड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। नहीं देखिए, मशल 1 मैं आपसे इस पे इख्तलाफ करता हूँ। मशल की बात नहीं कर रहा सर, मैं तो हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट के हिसाब से वो छोड़े ना। मशल 1 बनने का 2003 में जो टेंडर हुआ है उसमें ये बात क्लियर थी कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो इतनी नहीं होगी कि वो हम उसको तमाम चीज़ों को लेके चलें, तो वो 1 बिलियन क्यूबिक फुट का विद रिजर्वायर बनना था। देखिए अभी आपका क्या होता है कि आज जहाज नहीं लगा तो गैस प्रेशर टूटने लगेगा। उसके अंदर बिल्ट इन आपके पास अंडरग्राउंड रिजर्वायर था कि जिसके अंदर आप 10 दिन 15 दिन की गैस उस की रिजर्व कर सकते हैं, जिसकी आप सप्लाई वक्ती तौर पे बढ़ा भी सकते हैं। सारी दुनिया में अंडरग्राउंड रिजर्वायर है, कहीं ये नहीं होता कि जी मतलब कहीं भी फील्ड बैठे। तो अब मेरे ख्याल में US में 180 बिलियन क्यूबिक मीटर के रिजर्वायर्स हैं अंडरग्राउंड। वहाँ जो सट्टा चलता है गैस पे वो रिजर्वायर के ऊपर स्टॉक से ऊपर नीचे होता है कि इतने बिलियन गैस रिजर्व आने थे, इतने बिलियन आ गए। आपके तो 1 घंटे का मतलब सिवाय लाइन पैक के आपके पास कोई रिजर्व ही नहीं है। वैसे ही आपसे पूछना चाह रहा हूं सर कि ये जो लोग आपने बताया 2003 वाले थे, इनमें से कुछ लोग 2006 में भी थे और कुछ लोग 2011 में भी थे और कुछ लोग 2020 में भी हैं। मैं कंपनीज का नाम नहीं लेता, लेकिन आप जानते हैं कि ये जो 1 घंटे वाली गैस के अंदर 2 या 3 स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें शायद एक आदमी जो कि उसका पूरे का, जिसे मैं कहूँगा आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम था, अभी वो किसी अहम ओहदे पे नहीं बैठा हुआ सर। ऐसी मासूमाना सवाल है सर मेरा, बच्चा हूँ मैं, शरारती थोड़ा सा बैठा हुआ है ना, ये बता दें। आपकी मुस्कुराहट बताएगी फिर मैं आगे चलूंगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपके यहाँ कोई किसी चीज़ का सिस्टम ही नहीं है। आप मुझे बताएं, मैंने जैसे कॉटन से रिलेटेड किया कि कितने जाली सीड और पेस्टिसाइड वालों को सज़ा हुई, आपको पता चलेगा शायद कानूनी एग्जिस्ट नहीं करते होंगे या इतने वेग होंगे कि किसी को आप दे ही नहीं सकते सज़ा। सर जैसे मैं एक बताता हूं, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से निकलकर अब एक पॉलिटिक्स के अंदर एक साहब आ गए। ये पिछली वाली बात से बिल्कुल कतई नज़र है। जब वो इंडस्ट्री में काम करते थे, बहुत बड़ी इंडस्ट्री के लिए काम करते थे, तो उन्होंने कहा था कि गैस प्रियोरिटी नंबर 1 जो है वो फर्टिलाइजर को जानी चाहिए। आई डोंट नो ये राइट है रॉन्ग है, आप मुझे बताएंगे। वो जब इंडस्ट्री में काम करते थे, वो कॉर्पोरेट लीडर थे बहुत बड़े, फिर उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आ गए तो उन्होंने एक एजेंडा पेश किया
एनर्जी पॉलिसी बनाई। उन्होंने कहा कि अब गैस की प्रायोरिटी जो सबसे पहले पावर होनी चाहिए। फिर अब उसके बाद मैंने सुना है कि वो किसी, खैर मैं नहीं कहता, अब तो बिल्कुल इशारे वाजे हो जाएंगे। सर ये असल प्रॉब्लम्स हैं हमारी कि हम इंटरेस्ट के पीछे जो है ना वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हैं। आसिफ साहब ये नहीं है, मैं आपको बताऊं कि वो पहले फर्टिलाइज़र की पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ने दी कि जी मिडिल ईस्ट में जो है वो उन्होंने मेरे ख्याल में को 75 सेंट या 80 सेंट के अंदर गैस ऑफर की थी। उनके पास गैस इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें तेल निकालने के लिए गैस जलानी पड़ रही थी। तो ऑब्वियसली हमने कहा कि जी हम भी फर्टिलाइज़र का प्लांट लगाएंगे और हम भी मिडिल ईस्ट के बराबर गैस दे देंगे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास उस वक्त तो 18 करोड़ होंगे या 16 करोड़ आवाम भी है जिसको गैस और दूसरी ज़रूरियात हैं। तो मतलब कब्वा चला हंस की चाल वाला केस हो गया कि हमारे पास जो गैस नहीं थी, कुछ ठीक है, देयर आर सर्टन फील्ड्स के जिसको आप मतलब पाइपलाइन में यूज़ नहीं कर सकते, उनकी हद तक तो ठीक था। तो जब आप इनसे बात करें कि जी स्टिल वी सी के जी डोमेस्टिक जो है वो जो हम सब्सिडी देते हैं और इंपोर्ट करें तो महंगा पड़ता है, बट डोमेस्टिक इसलिए इनको सस्ता पड़ता है कि वो क्रॉस सब्सिडाइज कर देते हैं। वो जो इसका फर्टिलाइज़र का जो अगर रेट का डिफरेंस है वो गवर्नमेंट बजट से नहीं देती, वो दूसरे लोगों पे डाल देती है, वो कमर्शियल पे डाल देती है। तो इसलिए हमेशा ही वो प्यारा लगेगा इम्पोर्टेड महंगे। इंडिया ने ये किया था कि उन्होंने जाके कतर में बहुत बड़े फर्टिलाइज़र प्लांट लगा लिए ताकि वहीं से जो है वो फर्टिलाइज़र बना के ले आए, विच वाज चीपर फॉर देम। क्योंकि वहाँ तो 75-80 जो भी उन्होंने तय किया होगा वो आज मिल रही है ना। ये आपने बड़ी गहरी बात की है। मैंने बीच में आपकी हल्की फुल्की मुस्कुराहट पढ़ ली थी आसिफ इनाम साहब, लेकिन बात यह है कि अब क्या करें, हम मजबूर हैं। मैं तो जानबूझ के नाम नहीं लेता क्योंकि मैं, जो बंदा ओहदे पे होता है ना उससे अब मैं पंगा नहीं लेता ज़्यादा। उसकी वजह ये होती है कि यार ओहदे पे जो बंदा बैठा होता है ना वो कुछ ना कुछ कर सकता है, लेकिन अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि आज बैठे ओहदे पर लोग कल ओहदे पर नहीं होंगे। उस दिन बात कर लेंगे, जल्दी क्या है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको सब्जेक्टिव कर देता हूँ। खान साहब ने अगले दिन जो बात की थी वो बहुत अहम थी, और चूँकि मैं इमरान खान साहब को बहुत पसंद भी करता हूँ तो मैंने फिर वो पैगाम, ज़ाहिरी बात है, मेरा उन तक पहुँचा भी, उन्होंने मेरे ख्याल से अप्रिशिएट भी किया होगा। लेकिन बात यह, आसिफ इनाम साहब, बात उन्होंने ये की थी कि जो माजी के हुक्मरान अशराफिया थे उनकी वजह से मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचा है और वो इस चीज़ को परसू करेंगे और मामलात को हल करने के लिए काम करेंगे। बात यह है कि जैसे आपने कहा कि मिनहसल कौम हमें ठीक होना पड़ेगा, लेकिन तवानाई के शोबे में रिफ़ॉर्म लाने के लिए 2-3 और भी चीज़ें हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि गैस का मामला है, लेकिन गैस से पैदा होने वाली बिजली का मामला वो भी बड़ा संगीन और संजीदा है। बिजली की पैदावार के मुतालिक आपका बहुत मुताला है, आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। थोड़ा सा हमारी कौम के लिए ये बताइए कि बिजली का भी मामला जो है किस हद तक हल हुआ या होगा, क्या कहते हैं आप? यानी बिजली का कौन सा मामला? सप्लाई साइड का तो कोई इशू नहीं है, अब तो जो भी है थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन का है। हाँ। सप्लाई साइड में तो इशू ये है कि वो महंगी बहुत खरीदी गई है, तकरीबन डबल ट्रिपल पे। वो इशू आई थिंक सो। ये तो मैंने जो सुना है वो ये कि एड्रेस तो हुआ है और सोलर और 3-4 की सेरेमनीज तो हुई हैं रीनेगोशिएशन की, मगर एक बात आप याद रखें, रीनेगोशिएशन आपको 100% उस प्राइस पे नहीं हो सकता कि जो ओरिजिनल अगर आपके सही कॉन्ट्रैक्ट्स होते। अब तो ये आप समझ लें कि आपको 30-40 ये भी रिकवरी हो जाए उसमें तो वो भी बहुत है, और ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि भाई आपको कुछ रिकवरी इस तरीके से हो गई, वो भी बिलियंस में, मेरा ट्रिलियंस में, सॉरी आई थिंक सो कि वो सारा अगर पैकेज हो जाता है तो 4 ट्रिलियन बनेगा। 2 ट्रिलियन बैक डेट में और 2 ट्रिलियन जो है वो सेविंग ऑनवर्ड जो है। ये बहुत बड़ी रकम होगी, ये बहुत बड़ी है। आप देखें, अब बजट से बड़ी रकम है आप, और बहरहाल, और दूसरी ये कि आप देखें कि जो डैम्स वगैरह बन रहे तो स्पेशली जो 2 बड़े डैम्स चालू होंगे तो मोरलेस जब चालू होंगे कि जब आपके ये जो आपके ऑयल बेस 92 के प्रोजेक्ट्स थे उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो उनको रिडंडेंट करके वो डायरेक्ट हाइडल पे चले जाएंगे, तो उससे फॉरेन एक्सचेंज की भी सेविंग होगी और ज़ाहिर बात है कि महंगी बिजली से भी छुटकारा हासिल। अच्छा, आप एक अच्छे कारोबारी शख्स हैं तो आप इस चीज़ को समझते होंगे कि कारोबार के अंदर एफिशिएंसी की बड़ी अहमियत है। वर्ल्ड बैंक भी, दीगर और इदारे भी हमें काफ़ी अरसे से बता रहे हैं, और इसके अलावा दीगर और बैनुल अक़वामी तंजीमें भी हमें बता रही हैं कि अपनी इस्लाह कर लो
और इस्लाह कहाँ पे करो, ये जो आपने भी बात की डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर, जिसे डिस्कोज कहते हैं, और ये पेप्को को भी पहले इन्होंने रिफॉर्म किया था, इन्हीं सतूहात पे किया था, लेकिन मेरे ख्याल से वो मुकम्मल नहीं हो सका सर अभी तक। डू यू थिंक दैट दिस सेक्टर शुड बी इन प्राइवेट हैंड्स और इट्स ओके इन स्टेट हैंड्स? क्या कहते हैं आप? देखिए, प्राइवेट हैंड में अगर वो रिस्क बेसिस पे हो तो ठीक है। हमने तो जो एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट हैंड का मतलब ये हो गया कि जी मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ, उसको 300 का दिखा रहा हूँ, मुझे 18% गारंटी दे दें। तो अगर हर चीज़ ही गारंटी गवर्नमेंट ने करनी है तो फिर गवर्नमेंट खुद ही कर ले, बेहतर है। कम से कम सामने तो होगा ना। अगर हर चीज़ आपको इनडायरेक्टली मतलब 18% रिटर्न है जो एक्चुअली 56 बन गई, फिर आप लेक्चर सुने कि जी नफ़ा कमाना कोई जुर्म नहीं है। भाई नफ़ा कमाना जुर्म है, आपको 18 कैलकुलेशन थी, आपको 18% पे दिया था, ये कैलकुलेशन मिस्टेक से आपने 56 कर दिया, तो ये मतलब सही है। तो ये बेहतर है कि अगर मैं तो नहीं समझता कि ऐसी जिसमें गवर्नमेंट गारंटीज़ हो वो प्राइवेट होता ही नहीं, वो तो बॉन्ड है। आप 18-20% सूद पे आप वो चीज़ चढ़ा देंगे, तो उससे तो बेहतर है गवर्नमेंट अपने हाथ में रखे, उसको 2-3% पे सूद पे पैसा तो मिल जाएगा। अच्छा, ट्रांसमिशन के निज़ाम को ठीक करने के लिए एक वक्त पे माहिरीन कहते थे कि 20 अरब डॉलर से ज़्यादा की रकम खर्च होगी। तो तवानाई के शोबे पर अगर देखा जाए तो आपके ख्याल से क्या ये मामला आपको हल होता दिखाई दे रहा है बिल्कुल आगे आने वाले मुस्तकबिल में? देखिए, जो हाइडल पावर प्लांट लग रहे हैं ना, तो वो मोर और लेस आपके नॉर्थ में ही लग रहे हैं और मेजर पावर भी वहाँ पे चाहिए। कराची तो मोर और लेस ये 2 कैनॉप के पावर प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद, और जो एक कई जो है वो डायरेक्ट गैस के ऊपर गैस फायर्ड लगा रही है बिन कासिम पे, तो कराची का भी साउथ में इतना बड़ा इशू नहीं रहेगा और प्लांट्स लग गए। ये तो देखिए बिलियंस ऑफ डॉलर तो कुछ भी नहीं होते नेशंस के लिए। तो ये तो हमारे साथ चूँकि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स और इन तमाम चीज़ों को वो किया है, आप देखें कि एक कंपनी पे 200-300 बिलियन डॉलर कर्जा होता है। हम तो मुल्क हैं 22 करोड़ का, मतलब बिल्कुल मायूसी नहीं होनी चाहिए। मतलब एज अ नेशन अभी हमें मतलब बहुत पोटेंशियल है और ये 100-50 बिलियन कुछ भी नहीं होते। तो अच्छा, सिर्फ तो ये कि हमारा आगे तरीक़ेकार हो ना, यानी हमारा हर कदम जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, ना कि वो 100 को 150 करने वाला हो। अच्छा, LNG वाला मामला तो जाहिर बात है अपनी जगह बड़ी अहमियत रखता है और यहाँ पर LNG के ऊपर लोग तवज्जो भी दे रहे हैं, काफ़ी मामलात काफ़ी। अब अगर 12 अभी तो इस वक्त तो थोड़ी गड़बड़ हो गई, स्पॉट प्राइस बहुत बढ़ गई है, तो 12 वो स्पॉट प्राइस टेम्परेरी इस वक्त तो देखिए कोविड की वजह से भी थोड़े से इश्यूज़ हैं दुनिया में। और दूसरे अब हमारी इंडस्ट्री, एक आपको बताऊं कि जो कोविड में स्टेट बैंक ने एक स्कीम दी थी टफ, वो अभी जारी है 31 मार्च तक। उसमें थोड़ी बैंकों को प्रॉब्लम आ रही है, लाइंस उनको जितनी मांग रहे हैं मिल नहीं रही। उसके तहत मेरे ख्याल 2.5 बिलियन या 3 बिलियन डॉलर की तो ऑलरेडी एलसीज इस्टेब्लिश हो रही हैं, हो चुकी हैं या हो रही हैं। तो जैसे ही ये सारी इंडस्ट्री आएगी तो आपके ऊपर बिजली गैस दोनों की डिमांड में भी फ़र्क पड़ेगा। आपके एसईसीज बन रहे हैं, उससे बिजली गैस की डिमांड में आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम भी हल हो जाएंगी, जैसे अंडर यूटिलाइजेशन और उन तमाम की है, बशर्ते कि इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी उस वक्त हाथ के हाथ कंप्लीट कर लिया जाए। अच्छा, सैंक्शंस की वजह से IPI को तो हम परसू नहीं कर सकते, उसका IP भी परसू नहीं कर सकते। देखिए IPI ईरान पाकिस्तान जो आप कह रहे हैं ना, जी जी, तो अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन आई है नई, तो लेट्स होप हाउ दे डील विद ईरान। अगर वो हो जाए तो वो हमारा बड़ा क्विक एक सोल्यूशन होगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि उस पर सैंक्शंस इस नोयत की जी, अगर वो सैंक्शंस में कोई रिलीफ मिल जाएगी ना, ये लास्ट अगर आप देखें अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं, अगर वहीं से रिलीफ मिल गई तो फिर थिंग्स कुड बी डिफरेंट। और पहले भी उन्होंने जब सैंक्शंस लगाई थी तो उसमें ऑयल था, गैस नहीं था। तो बहरहाल इनडायरेक्ट प्रेशर होगा, वरना तो अदरवाइज उन्होंने ऑयल सैंक्शंस की हुई थी शुरू में, बाद में इन्होंने जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पर सैंक्शंस बढ़ाई, उन्होंने लेबरेट की। और आप ये कह रहे हैं कि अगर वो पुरानी वाली पॉलिसी परसू की गई जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की थी, यानी डेमोक्रेटिक जो मफाहमत वाली जो थी जी, मुफाहमत वाली थी, तो उसमें फिर बेहतरी आ सकती है। लेकिन अच्छा, टापी का क्या बनेगा उसका मुस्तकबिल? क्योंकि जो बातें आपकी गुफ्तगू से मैंने अखज़ की हैं वो ये कि हमारे यहाँ शॉर्टफॉल है बहुत बड़ा, हमें उसको कवर कहीं ना कहीं से तो करना है। टापी में तो देखिए चूँकि अफगानिस्तान वगैरह आता है और दूसरे तुर्कमानिस्तान ने हमारा इंतज़ार नहीं किया। तो कोई इस तरह नहीं था, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और चाइना पाइपलाइन डल के वो आज 10 साल से अपनी गैस आराम से चाइना को बेच रहे हैं। तो उनकी तरफ से भी अब कोई ऐसी एंग्जाइटी नहीं है कि जी आपके बगैर, पहले तो वो फंसे हुए थे ना कि उनको पता नहीं था, तो अब वो दे आर सेलिंग दे गैस टू चाइना, तो अब हमने नहीं ली तो उन्होंने ले ली। वो ज़ाहिरी बात है उनके पास ज़खायर बहुत ज़्यादा है, वो हमें दे भी सकते हैं। बट लेट्स होप कि अफगान पीस प्रोसेस कंप्लीट हो तो हमें मिल जाए।
तो ये दो हमारे इकोनॉमिकल सोर्सेज हैं। अगर आप देखें कि मैंने चेक किया था कि इस कोविड से पहले दिसंबर 19 में जर्मनी की एवरेज जो परचेज थी वो $6 थी और हमारी एवरेज परचेज $9 या $10 थी। तो अगर हम जर्मनी से महंगी गैस ले रहे हैं तो हम कैसे तरक्की करेंगे, जबकि हमारी इनएफिशिएंसीज और सब चीज़ ज़्यादा है। नहीं, नीयत साफ थी ना, वो कहते हैं टीवी पे आकर मेरी नीयत तो साफ थी। बहरहाल नीयत तो अल्लाह जानता है, उसके नीयत का मसला ही यही है ना, सिवाय अल्लाह के कोई जानता नहीं है। इसके बारे में और मज़ीद गुफ्तगू भी होगी आगे आने वाले दिनों के अंदर। आसिफ इनाम साहब से बहुत सारे मौज़ूआत को आपने आज कवर कर लिया और हमने काफ़ी चीज़ों को समअप कर लिया। सही गुफ्तगू रही मेरे ख्याल से, बहुत सारे मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को हमने एक्सप्लोर किया, थोड़ा टेक्सटाइल सेक्टर को भी हमने एक्सप्लोर कर दिया। LNG के मौजू के ऊपर मज़ीद बात करने की भी ज़रूरत है, उसका जो प्राइसिंग मैकेनिज़्म जो है वो मैं भी क्योंकि उस पर मुताला कर रहा हूँ, आगे जाके आसिफ इनाम साहब के साथ भी उस बारे में बात करेंगे। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।